हेलो ऑल, वेलकम टू केमिस्ट्री कक्षा। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था इंट्रॉपी के बारे में। इंट्रॉपी किसको कहते हैं? किसी सिस्टम का जितना रैंडमनेस होता है। इंट्रॉपी इज मेजर ऑफ रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम, या आप कह सकते हैं कोई सिस्टम जितना इनडिसिप्लिन है, या आप कह सकते हैं उस सिस्टम का इंट्रॉपी ज्यादा होगा जो सिस्टम जितना ज्यादा डिसऑर्डर होगा, जितना ज्यादा इनडिसिप्लिन होगा। मैंने आपसे कहा था कि एक असेंबली ग्राउंड और एक रिसर्च ग्राउंड को अगर आप कंपेयर करते हैं तो रिसर्च ग्राउंड इज मोर इनडिसिप्लिन, तो रिसर्च ग्राउंड का इंट्रॉपी असेंबली ग्राउंड के इंट्रॉपी के कंपैरिजन में ज्यादा है। फिर ये भी कहा था कि हम लोग जब ये देखना शुरू किए कि वेदर अ रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट, या किसी रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस होने का क्या क्या क्राइटेरिया है, तो सबसे पहले हम लोग इंथैल्पी पार्ट पर गए थे, लेकिन वहां कुछ लिमिटेशन आए और फिर हम लोग इंट्रॉपी पार्ट पर आए एंड वी ऑब्जर्व कि अगर किसी सिस्टम का इंट्रॉपी इंक्रीज करता है तो वो प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस होता है, यानी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने के लिए इंट्रॉपी इंक्रीज होना चाहिए। अब तक हम लोगों ने इतनी बात की थी। और कैसे पता चलता है कि इंट्रॉपी इंक्रीज करेगा यानी रैंडमनेस इंक्रीज करेगा? तो आप क्या कहते थे कि जब हम लोग कंपेयर करते हैं किसी सब्सटेंस के डिफरेंट स्टेट में, मैटर के डिफरेंट स्टेट में, तो सॉलिड सबसे ऑर्डर्ड फॉर्म हुआ करता है, डिसिप्लिन, देन लिक्विड एंड देन गैस। एक चीज हम लोग ये कहते थे कि अगर हम लोग सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस के तरफ जा रहे हैं तो रैंडमनेस यानी इंट्रॉपी इंक्रीज करता था। सेकेंड मैंने कहा था कि अगर आप सेम स्टेट पर हैं, मान लीजिए आपके पास लिक्विड वाटर है लेकिन टेम्परेचर वैरी कर रहा है, तो अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करवाते थे तो रैंडमनेस इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, मॉलिक्यूल्स इधर उधर भागेगा, और अगर भाग रहा है मॉलिक्यूल यानी रैंडम है मॉलिक्यूल, तो उसका इंट्रॉपी ज्यादा हुआ। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि ये ऑर्डर्ड फॉर्म में है यानी यहाँ इंट्रॉपी कम है, और जब ये डिसऑर्डर हो गया, इधर उधर फैलने लग गया, तो इंट्रॉपी जो है फाइनल स्टेट का वो ज्यादा हो गया इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। उसके बाद ये भी कहा था कि अगर कभी मोल्स इंक्रीज कर जाए, आप सेम ही स्टेट पर हैं और गैस है आपके पास और आप गैस में ही है, लेकिन मोल्स अगर इंक्रीज कर जाए तो भी इंट्रॉपी इंक्रीज कर जाता है। सपोज करो कभी ऐसा हो कि जब तुम्हारे पास टेम्परेचर चेंज ना हो, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि प्रेशर जो है वो मेरा डिक्रीज करता है, तो प्रेशर डिक्रीज करने से भी आप कह सकते हैं इंट्रॉपी इंक्रीज हो रहा है। मतलब जैसे हम लोग कहते हैं ना, प्रेशर मतलब क्या? फोर्स, यूनिट एरिया पे जो फोर्स, हम लोग कहते हैं ना कि जिनके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं उनके बच्चे बहुत डिसिप्लिन होते हैं, मतलब डिसऑर्डर नहीं होते, रैंडम नहीं होते, उनका इंट्रॉपी कम होता है। तो प्रेशर ज्यादा, इंट्रॉपी कम, प्रेशर कम, इंट्रॉपी ज्यादा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आप कब लगा रहे हैं? जब हम कहेंगे कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं गैसियस सिस्टम के लिए कि हम लोग क्या कहते हैं, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी अगर प्रेशर कम हो गया इट मीन्स वो फैलेगा, फैलेगा मतलब वो डिसऑर्डर होगा, उसका इंट्रॉपी इंक्रीज होगा। इतनी बातें हम लोगों ने पिछले क्लास में कर ली थी। अब सवाल ये है कि अगर हम लोग कहते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंट्रॉपी यानी रैंडमनेस बढ़ता है, यानी उल्टा भी तो हम लोग कहते होंगे, टेम्परेचर डिक्रीज करने से इंट्रॉपी यानी रैंडमनेस घटता है। और हम लोग क्या कह रहे हैं? वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है जहां इंट्रॉपी इंक्रीज होगा। इंक्रीज मतलब क्या? चेंज पॉजिटिव। क्यों चेंज पॉजिटिव? क्योंकि हम लोग चेंज हमेशा कैसे लिखते हैं, कुछ लोगों को इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि ये चेंज पॉजिटिव कैसे हो जा रहा है। देखो, चेंज हम लोग कैसे लिखते हैं, चेंज का मतलब क्या होता है? चेंज का मतलब हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। अब अगर यहां तुम देख रहे हो कि रैंडमनेस इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब ही होता है पॉजिटिव चेंज, डिक्रीज का मतलब ही होता है निगेटिव चेंज। इसको दिमाग में रखो कि इंक्रीज मतलब आप आगे बढ़ रहे हैं, डिक्रीज मतलब आप पीछे जा रहे हैं, पीछे मतलब निगेटिव, इंक्रीज मतलब पॉजिटिव। लेकिन फिर भी अगर किसी को कंफ्यूजन है तो यहां पर इस चीज को डालो और इसको हमेशा याद रखना कि अगर हम लोग फाइनल ज्यादा होगा तो चेंज पॉजिटिव चेंज की तरफ जा रहे हैं, और अगर इनिशियल ज्यादा होगा,
फाइनल कम हो गया, अगर आपके पास कल 2 रुपया था, आज आपके पास 1 रुपया है, यानी निगेटिव, ठीक है, कम हो गया, डाउन आ गया, तो चेंज इज निगेटिव। लेकिन कल 2 था, आज 5 हो गया, तो ज्यादा हो गया, ज्यादा। हम लोग क्या बोलते हैं, ऐड करने के लिए हम लोग कौन सा साइन यूज करते हैं, पॉजिटिव साइन। तो वैसे समझो। या फिर यहाँ देखो, मान लो ये कम था, सपोज करो एग्जाम्पल के लिए इसको हम 50 यूनिट कह रहे हैं, और ये ज्यादा है, मान लो हम इसको 90 यूनिट कह रहे हैं। तो जब आप ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे, 90 में से 50 को माइनस करेंगे, तो रिजल्ट विल बी व्हाट, +40। ये पॉजिटिव आ रहा ना। इसलिए मैंने कहा कि अगर फाइनल ज्यादा है, वैसे भी समझो साइन जो होता है ना, वो हमेशा उसी का होता है जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो यहाँ फाइनल इज मोर, आप कह रहे हैं कि इस केस में फाइनल इज मोर देन इनिशियल, तो साइन जो है वो आपका क्या आएगा, पॉजिटिव। यानी ये कह रहे हैं कि हम लोग अब तक ये कह रहे हैं कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो प्रोसेस होगा जिस प्रोसेस के दौरान इंट्रोपी इंक्रीज करेगा, यानी इंट्रोपी का चेंज का साइन जो है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक वैसे ही अगर हम रिवर्स प्रोसेस बात करें कि अगर इंट्रोपी डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो इंट्रोपी डिक्रीज होगा। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है यानी इंट्रोपी डिक्रीज हो रहा है, तो वैसा प्रोसेस तो होना नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा बहुत सारा प्रोसेस आप डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं जी। आप हमेशा ये ऑब्जर्व करते हैं कि हम लोग एक गर्म चाय का कप जो है वो रखते हैं, चाय अभी गर्म है, थोड़ी देर के बाद ये हॉट है, थोड़ी देर के बाद ये ठंडी हो जाएगी। तो क्यों ठंडी हो जाएगी, आप कह रहे हैं कि इसका मतलब है ये आपका इनिशियल है, ये आपका फाइनल है। आप कह रहे हैं कि इनिशियल से फाइनल कोल्ड हो जाना, टेम्परेचर कम हो जाना, यानी इंट्रोपी कम हो जाना। और अगर हम यहां से कहते हैं इंट्रोपी बढ़ने से प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, तो घटने से प्रोसेस शुड बी नॉन स्पॉन्टेनियस, इसको नहीं होना चाहिए था। लेकिन हम लोग तो हर दिन ऑब्जर्व करते हैं कि रूम में जब हम लोग एक कप चाय या गर्म पानी रख देते हैं, ऐसा होता तो नहीं है कि प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस, ये तो होता है, चाय तो ठंडी हो जाती है। तो सवाल है क्यों ठंडी हो जाती है। जब हम लोग, ये एक बिग क्वेश्चन है अभी के लिए, इस अब तक जो कॉन्सेप्ट तुम सीखे हो तब तक के लिए, क्यों बिग क्वेश्चन है, इसलिए क्योंकि आप कह रहे हैं टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो इंट्रोपी इंक्रीज होगा। यहां तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, ये हॉट था तो टेम्परेचर ज्यादा था, कूल मतलब टेम्परेचर आपका डिक्रीज हो रहा है, तो इंट्रोपी सिस्टम का डिक्रीज हो रहा है। सिस्टम कौन, चाय। लेकिन प्रोसेस तो स्पॉन्टेनियस है, हम लोग सभी लोग ये जानते हैं कि कूलिंग ऑफ टी इज स्पॉन्टेनियस। हम लोग हॉट पानी या हॉट टी रखते हैं रूम में, तो ये धीरे धीरे ठंडा होता है और अल्टीमेटली वो रूम के टेम्परेचर तक आता है। ये बात तो बिल्कुल हम लोग हर दिन ही ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो क्या ये इंट्रोपी चेंज का कॉन्सेप्ट गलत है? क्या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो नहीं होगा जिसमें इंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा? आई विल से नो। इस कॉन्सेप्ट में गलती कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा माइन्यूटली देखना है। क्यों हम लोग चाय वाले केस को यहां से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे? क्योंकि चाय को आप एक ओपन कंटेनर में रखे हैं और ये सिस्टम जो है वो सराउंडिंग के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, ये आइसोलेट नहीं है। यानी यहां पर इस दोनों के बीच में एनर्जी और मास का एक्सचेंज हो रहा है। तो आप ये समझेंगे कि अगर आपका सिस्टम आइसोलेटेड नहीं है, यानी सिस्टम और सराउंडिंग दोनों एक दूसरे के साथ एनर्जी एंड और मास का एक्सचेंज कर रहे हैं, तो वैसे केस में इंट्रोपी चेंज शुड बी पॉजिटिव, बट दैट इज नॉट ओनली फॉर सिस्टम। हम लोग जो कह रहे थे कि फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस टोटल इंट्रोपी चेंज शुड बी पॉजिटिव। टोटल इंट्रोपी चेंज हियर मीन्स व्हाट? टोटल आपके पास क्या है जी? यूनिवर्स है, यानी सिस्टम एज वेल एज सराउंडिंग दोनों मिला करके जो है, ये चाय वाले केस में ये आप समझिए कि ठीक है कि आपको सिस्टम का इंट्रोपी कम होता हुआ लग रहा है, लेकिन सराउंडिंग का इंट्रोपी उससे कहीं ज्यादा इंक्रीज कर गया होगा। मान लो सिस्टम का जो है इंट्रोपी, तुम्हारे पास दो चीज है, सिस्टम है, सराउंडिंग है। सिस्टम का इंट्रोपी जस्ट फॉर एग्जांपल सोचो 5 यूनिट से कम हो गया
और सराउंडिंग जो है वो 7 यूनिट से इंक्रीज कर गया। सो जब आप टोटल देखेंगे तो टोटल चेंज +2 है, और इसलिए प्रोसेस आपका क्या हो जा रहा है, स्पॉन्टेनियस हो जा रहा है। यानी इंट्रॉपी चेंज के कॉन्सेप्ट को जब आप स्पॉन्टेनिटी के लिए कंसीडर करते हैं तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि टोटल इंट्रॉपी ऑफ यूनिवर्स, दैट मीन्स इंट्रॉपी चेंज ऑफ सिस्टम एज वेल एज सराउंडिंग, दोनों मिला करके पॉजिटिव होना चाहिए। यानी पूरे यूनिवर्स का इंट्रॉपी जो है वो इंक्रीज होना चाहिए। हो सकता है सिस्टम का डिक्रीज हो, लेकिन सिस्टम प्लस सराउंडिंग वो इंक्रीज होना चाहिए। और इसी से कॉन्सेप्ट आया थर्मोडायनामिक्स के सेकेंड लॉ का। थर्मोडायनामिक्स के सेकेंड लॉ में हम लोग यही कहते हैं, टोटल इंट्रॉपी ऑफ यूनिवर्स increases during all spontaneous processes। अब इंट्रॉपी और एनर्जी में क्या डिफरेंस है, याद करो। फर्स्ट लॉ एनर्जी कंजर्वेशन को डिफाइन करता था। फर्स्ट लॉ में हम लोग क्या कहते थे, टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स कंजर्व्ड, मतलब आज जितना एनर्जी है आज से 500 साल पहले भी उतना ही एनर्जी था, और आज से 500 साल के बाद भी एनर्जी उतना ही होगा यूनिवर्स का। ये भले हो सकता है कि कल किसी और फॉर्म में था, आज किसी और फॉर्म में है, लेकिन सेकेंड लॉ वैसा नहीं कह रहा। सेकेंड लॉ इंट्रॉपी को डिफाइन करता है। सबसे पहले तो ये चीज दिमाग में रखो, अगर कभी आपसे पूछा जाए कि सेकेंड लॉ क्या है, तो आप कहेंगे सेकेंड लॉ डिफाइंस इंट्रॉपी। ये इंट्रॉपी को डिफाइन करता है। और ये क्या कहता है, ये कहता है ड्यूरिंग ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस इंट्रॉपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीजेस। यानी इसको दूसरे तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि नेचर में बहुत सारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस हो रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि इंट्रॉपी ऑफ यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। और ठीक भी तो है, मैंने क्या कहा, इंट्रॉपी क्या है जी, इंट्रॉपी रैंडमनेस है, डिसऑर्डर है, इनडिसिप्लिन है। तुम सोचो आज से 10 साल पहले तुम्हारा नेचर ज्यादा ऑर्डर्ड था, ज्यादा डिसिप्लिन था, या आज के डेट में है? तुम देखते हो कि आज के डेट में तुम्हारे आसपास ज्यादा भगदड़ है, ज्यादा भूचाल है, ज्यादा बिखराव है, ज्यादा रैंडमनेस है, और आपका यूनिवर्स पहले के कंपैरिजन में ज्यादा डिसऑर्डर हो गया है। तो इसका मतलब है इंट्रॉपी यूनिवर्स का बढ़ गया है, और 5 साल के बाद और ज्यादा बिखराव आएगा तो और ज्यादा रैंडमनेस जो है वो इंक्रीज होगा। लेकिन क्यों हम लोग कहते हैं कि अगर हम लोग इस रैंडमनेस, इस डिसऑर्डर और अपने इनडिसिप्लिन हरकत को रोकते नहीं हैं अगेंस्ट नेचर, तो एक दिन जो है वो नेचर प्रतिशोध लेगी और सारा कुछ थम जाएगा। ये इसलिए कहते हैं कि ठीक है, हम लोग कह रहे हैं कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए इंट्रॉपी इंक्रीज होगा, लेकिन कब तक इंक्रीज होगा? तो जवाब है, इंट्रॉपी इंक्रीज होते होते एक मैक्सिमम लेवल तक पहुंचता है। उसी पॉइंट को कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। यानी उसके बाद आकर के चेंजेस आप ऑब्जर्व नहीं कर पाते, और इसीलिए कहते हैं कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पर इंट्रॉपी चेंज विल बी 0। यानी अगर कोई तुमसे पूछे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए टोटल इंट्रॉपी क्या, आप कहेंगे पॉजिटिव। इक्विलिब्रियम के लिए टोटल इंट्रॉपी चेंज क्या, आप कहेंगे 0। और निगेटिव अगर हो गया, इसका मतलब है प्रोसेस उधर नहीं जाएगा, रिवर्स जाएगा। यानी जिस डायरेक्शन में इंट्रॉपी इंक्रीज होगा उस तरफ जाएगा। अगर आप कहते हैं कि सपोज करिए इस डायरेक्शन, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम जा रहे हैं और इस तरफ इंट्रॉपी इंक्रीज हो रहा है, आई इंक्रीजेस, तो हम कहेंगे ठीक है, देन दिस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, इस डायरेक्शन में प्रोसेस होगा। रिवर्स प्रोसेस विल नॉट टेक प्लेस। क्यों? क्योंकि उस तरफ यूनिवर्स का इंट्रॉपी डिक्रीज हो रहा है। सो 2-3 चीजों को आप याद रखेंगे। एक ये कि इंट्रॉपी जो है वो यूनिवर्स का इंक्रीज होते होते एक मैक्सिमम लेवल पर पहुंचता है, और जब वो मैक्सिमम लेवल पर पहुंचता है हम लोग उसी पॉइंट को क्या कहने लग जाते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसीलिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए इंट्रॉपी चेंज पॉजिटिव,
लेकिन इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आने के बाद क्योंकि वो अपने हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुका है, अब उससे आगे जा ही नहीं सकता, तो हम लोग कहते हैं एट इक्विलिब्रियम इंट्रोपी चेंज विल बी इक्वल टू 0। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए कह रहे हैं। और इसीलिए अगर कोई आपसे पूछे कि यूनिवर्स या कोई सिस्टम अपना मैक्सिमम इंट्रोपी किस पॉइंट पर शो करता है, मैक्सिमम रैंडमनेस कब शो करता है, तो आप कहेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट पर। अब जब तुम ये जान गए कि फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस टोटल इंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स इज पॉजिटिव, एट इक्विलिब्रियम टोटल इंट्रोपी चेंज इज 0, एंड फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हम लोग क्या कहते हैं, जो प्रोसेस नहीं हो रहा तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि इंट्रोपी वहां इंक्रीज नहीं हो रहा होगा बल्कि डिक्रीज हो रहा होगा, यानी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए टोटल इंट्रोपी चेंज निगेटिव है ना। सवाल है तो फिर ये तो फाइनल हो गया, हम लोग तो प्रोसेस ही जानना चाह रहे थे कि वेदर अ प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। जब हम लोग जान गए कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए टोटल इंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होता है तो चैप्टर ओवर हो जाना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो यही था हमारा कि ये पता कर पाए कि स्पॉन्टेनिटी एक प्रोसेस का है या नहीं। आई विल से नो, इंट्रोपी चेंज में कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये सही है कि फॉर ऑल द स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस इंट्रोपी चेंज शुड बी पॉजिटिव, लेकिन लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है, क्योंकि यहां आप कह रहे हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में यूनिवर्स का इंट्रोपी इंक्रीज करता है। यूनिवर्स मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग। सिस्टम वो चीज जिसको आप फोकस किए हुए हैं, जिसको आप कंसीडर किए हुए हैं, जिसको आप देख पा रहे हैं, जिसका इंट्रोपी चेंज आप समझ पाएंगे। लेकिन सराउंडिंग क्या, सराउंडिंग आपके सिस्टम को छोड़ करके यूनिवर्स का बाकी सारा पार्ट। मान लो एग्जाम्पल के लिए हम अपने रूम में एक बकेट पानी डाल देते हैं और हम ये समझ जाते हैं कि वो धीरे धीरे करके एवापोरेट होगा, क्योंकि पानी मेरा सिस्टम है और एवापोरेट जब वो हो रहा है तो वो चला जा रहा है वेपर फेज में, लिक्विड से वेपर यानी ज्यादा डिसऑर्डर फॉर्म, सिस्टम का इंट्रोपी बढ़ रहा है। लेकिन सिस्टम का बढ़ रहा है, सराउंडिंग का क्या हो रहा है ये हम कैसे जान पाते। जैसे मैंने ये यहाँ कहा कि अगर हम 1 ड्रम पानी रख रहे हैं, हमको पता है कि वो कूल हो जा रहा है, तो हम इस बात को कैसे जवाब दे पाएंगे। ये तो डे टू डे लाइफ का ऑब्जर्वेशन है, इसलिए हम लोग कह पा रहे हैं कि चलो भाई वो तो ठंडा होगा ही, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो लो था, धीरे धीरे जो है वो कूलिंग हो गया। लेकिन इंट्रोपी कॉन्सेप्ट से हम उसको कैसे बता पाएंगे, क्योंकि पानी जब गर्म है तो उसका इंट्रोपी ज्यादा है और जब वो ठंडा हो जा रहा है तो उसका इंट्रोपी कम हो जा रहा है, यानी सिस्टम का इंट्रोपी तो डिक्रीज हो रहा है। लेकिन प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है यानी सराउंडिंग इंक्रीज होता होगा। लेकिन हम कैसे ये बता पाएंगे कि सराउंडिंग का इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, क्योंकि सराउंडिंग इतना बड़ा है, वो तुम्हारे एरिया ऑफ ऑब्जर्वेशन से बियॉन्ड का चीज है। तो फिर ये लगा कि शायद इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बहुत अच्छे से आंसर हर बार कर नहीं पाएंगे, क्योंकि सराउंडिंग का इंट्रोपी चेंज मेजर करना इट्स नॉट इजी टास्क। वजह से ये प्रिडिक्ट करने के लिए कि कोई रिएक्शन फिजिबल है या नहीं, स्पॉन्टेनियस है या नहीं, एक दूसरा थर्मोडायनामिक टर्म डिफाइन किया गया, एंड द टर्म इज गिब्स फ्री एनर्जी, which is now known as Gibbs function और Gibbs energy। हालांकि फ्री एनर्जी टर्म भी हम लोग अब तक यूज ही कर रहे हैं, लेकिन IUPAC जो है वो रिकमेंड करती है गिब्स फंक्शन और गिब्स एनर्जी। कैपिटल G से उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज ऑल्सो अ स्टेट फंक्शन। मैंने शुरू में ये चीज कहा था कि इस चैप्टर में अब जो भी तुम पढ़ोगे अदर देन वर्क एंड हीट, ऑल आर स्टेट फंक्शन। और क्योंकि स्टेट फंक्शन कहने का मतलब दिमाग में हमेशा एक चीज रहना चाहिए कि स्टेट फंक्शन मतलब हम लोग एब्सोल्यूट क्वांटिटी के लिए कभी भी बहुत कंसर्न नहीं होंगे, हम लोग हमेशा चेंज पर फोकस करेंगे। मैथमेटिकली गिब्स फ्री एनर्जी इज गिवन एज G इक्वल्स टू H माइनस TS। लेकिन अगर हम लोग गिब्स एनर्जी ना जान करके हम लोग फ्री एनर्जी चेंज जानना चाहते हैं, तो ये समझो कि मान लो ये तुम्हारा इनिशियल स्टेट था, मतलब यहाँ आपका रिएक्टेंट है, दिस इज स्टेट 1, जो कि थोड़ी देर के बाद कांस्टेंट टेम्परेचर पर है, रूम टेम्परेचर पर ही आप रिएक्शन करवा रहे,
और ये स्टेट 2 पर चला गया। मान लो यहाँ पर इसका जो है वो इंथैल्पी है H1, यहाँ हो गया H2, टेम्परेचर तो सेम है इसलिए T ही लिख रहे हैं दोनों जगह। ये इंट्रोपी था S1, ये इंट्रोपी हो गया S2। फ्री एनर्जी हियर इज G1 और यहाँ हो गया G2। तो अगर हम तुमसे यहाँ से पूछे कि चलो बताओ अब G1 हम लोग कैसे लिख पाएंगे, तो क्या कहोगे? G1 इक्वल्स टू H1 माइनस TS1। वैसे ही अगर G2 बात करेंगे तो क्या कहोगे? H2 माइनस TS2। कोई प्रॉब्लम है? नहीं, ठीक है। अगर एक्सप्रेशन याद है तो ये तो लिख ही सकते हैं आराम से। और क्योंकि हम लोग चेंज निकालने में इंटरेस्टेड हैं तो अगर डेल्टा जी निकालते हैं, डेल्टा जी मतलब G2 माइनस G1, इसमें से इसको माइनस करोगे तो H2 माइनस H1 यानी वो हो जाएगा तुम्हारा डेल्टा H। और फिर ये टर्म जो है यहाँ से ध्यान से देखो, दिस माइनस दिस कर रहे हैं, मतलब ये टर्म आपका प्लस हो जाएगा। अगर आप माइनस टी को कॉमन ले रहे हैं तो दिस विल बी S2, और ये क्योंकि एक बाहर माइनस है तो यहाँ एक माइनस बच जाएगा, है ना, ये प्लस वाला टर्म था। S2 माइनस S1 जिसको हम लोग लिख रहे हैं चेंज इन एंट्रोपी, दैट इज डेल्टा S। ये जो इक्वेशन आया है इसको तो पहले अच्छे से याद करो, और ये ध्यान देना कि ये जो इक्वेशन आया है इसमें बिल्कुल भी सिस्टम के अलावा और कुछ नहीं इंक्लूड है। सराउंडिंग हम नहीं लिए, हम ये सारा कुछ जो लिखे हैं वो सिस्टम का इनिशियल फ्री एनर्जी था और ये सिस्टम का फाइनल गिब्स फ्री एनर्जी है। सराउंडिंग इसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं है। यानी आप ये कह सक रहे हैं कि ये जो लिखा है डेल्टा जी, दिस इज फॉर सिस्टम, दिस इज ऑल्सो फॉर सिस्टम, और ये भी किसके लिए है? सिस्टम के लिए। ये सिर्फ तुमको समझाने के लिए, हालांकि सिस्टम लिखते नहीं, लिखता सीधा। जब दो चीज है ही नहीं तो क्यों मार्क करना सिस्टम और सराउंडिंग? वो सिस्टम के लिए ही है। दिस इक्वेशन इज नोन एज गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। दिस इज नोन एज गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, या इसको हम लोग गिब्स एनर्जी इक्वेशन भी कहते हैं। अगर तुमसे कभी पूछा जाए कि गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन किसको कहते हैं या फिर गिब्स एनर्जी इक्वेशन किसको कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि दिस इज द इक्वेशन। और ये इक्वेशन बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, इसीलिए इसको थोड़ा सा पहले 1 मिनट टाइम लेकर के अच्छे से इसको पहले लर्न कर लो, उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, because this is the free energy is the final criteria for predicting whether a reaction is feasible or not। कोई रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं, स्पॉन्टेनियस है या नहीं, उसको मेजर करने के लिए ये एक फाइनल क्राइटेरिया है। इसके बाद और हम लोग कुछ नहीं कहेंगे कि अब ये इसमें कुछ लिमिटेशन आ गया तो अब चौथा क्राइटेरिया आ गया। नो, दिस इज द थर्ड वन। याद करो, सबसे पहले इंथैल्पी चेंज था, उसके बाद एंट्रोपी चेंज आया। वहां इंथैल्पी चेंज में बहुत सारा लिमिटेशन था, बहुत सारा एक्सेप्शन था, वो तो हट गया। इंट्रोपी में एक्सेप्शन कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यूनिवर्स उसमें इंक्लूडेड था। यूनिवर्स मतलब सिस्टम के साथ आपको सराउंडिंग भी चाहिए, और सराउंडिंग का इंट्रोपी चेंज मेजर करना बड़ा पॉसिबल नहीं था। अब ये जो थर्ड क्राइटेरिया आया गिब्स फ्री एनर्जी का, इसमें सिर्फ सिस्टम है, तो इसलिए दिस इज द फाइनल क्राइटेरिया। इसमें कोई एक्सेप्शन भी नहीं है इसके अगेंस्ट, और ना ही कोई लिमिटेशन है कि आप ये काम नहीं कर पा रहे। तो इसको इसलिए अच्छे से पहले लर्न करो, और उसके बाद फिर हम लोग आते हैं कि क्यों इसका नाम फ्री एनर्जी है। या मैथमेटिकली तो ठीक है, हम जानते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे, बट एक्चुअली व्हाट इज गिब्स एनर्जी, ये क्या है? मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी फ्रॉम अ सिस्टम टू डू यूजफुल वर्क। यानी किसी सिस्टम से मैक्सिमम आप कितना एनर्जी फ्री करवा पाएंगे, या समझिए कोई एक सिस्टम कितना एनर्जी छोड़ देगा, फ्री कर देगा, कितने एनर्जी को वो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करेगा। ऐसे समझो, मान लो तुम अपने घर में एक मेड रखे हो, ठीक है, ये सपोज करो मेड है। तुम इनपुट देते हो, फिजिक्स में इसी चीज को हम लोग इनपुट आउटपुट के टर्म में बात करते हैं और एफिशिएंसी को डिफाइन करते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं वहां, याद करो, हम लोग कहते हैं इनपुट हमेशा बड़ा होता है, आउटपुट हमेशा छोटा होता है। तो वो जो आउटपुट है ना, दैट इज फ्री एनर्जी एक्चुअली। ऐसे समझो, ये मान लो मेड सर्वेंट है और इसको हम जो है वो
या तुम्हारी मम्मी मान लो खाना खिलाती है, तो मम्मी मेड सर्वेंट को खाना क्यों खिलाती है? मान लो वो तुम्हारे घर में रहती है और मम्मी उसको खाना खिलाती है, यानी उसको केमिकल एनर्जी देती है, ये उसका इनपुट हुआ। जो खाना वो दे रही है फूड के फॉर्म में, सपोज करो वो 1000 जूल दे रही है। अब एक बात ये बताओ कि मम्मी क्या उसको 1000 जूल इसलिए खाना खिला रही है कि वो खा खा करके मोटी हो जाए, या इसलिए खिला रही है कि वो घर का सारा काम करे? ऑब्जेक्टिव तो यही है कि वो घर का सारा काम करे, वो बिल्कुल भी मोटी ना हो। लेकिन ये अलग बात है कि अगर आप मेड सर्वेंट को रखे हैं, किसी रोबोट को नहीं रखे हैं, तो मेड सर्वेंट सांस लेगी भाई, वो खाना खा रही है तो उसका डाइजेशन प्रोसेस होगा, तभी तो रिस्पिरेशन होगा, तभी तो एनर्जी रिलीज होगा, उसका दिमाग चलेगा, तभी तो वो घर का काम करेगी। अब ये सारा फंक्शन बिना एनर्जी के तो होगा नहीं। मान लो इस सारे प्रोसेस के लिए 400 जूल वो तुम दिए, 1000 जूल वो चला गया उसके अंदर इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में, लेकिन वो सबको फ्री नहीं करेगी। आप मेड सर्वेंट क्यों रखे हैं? फॉर मैकेनिकल वर्क। आप चाह रहे कि वो सारा एनर्जी मैकेनिकल वर्क के फॉर्म में बाहर आए, फ्री हो, लेकिन एक्चुअली सब होगा नहीं। वो 1000 में से 400 को जो है वो अपने अंदर बचा ली। बचा क्या ली? वो अपने आप को मेंटेन करने के लिए, भाई जिंदा रहेगी तभी तो काम करेगी ना, तो वो उसके लिए रख ली। ये बात अलग है कि हम जब उसको रख रहे तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये बिल्कुल भी नहीं है। देखो, अब यहाँ इमोशनली नहीं सोचना कि हम इंसानियत के नाते, वो सब नहीं सोचो, एक साइंस के फील्ड से सोचो, मतलब नेचर के हिसाब से समझो कि भाई मेड सर्वेंट आदमी रखा है तो क्यों रखा है? कोई फैन लगाया, अगर मैं उसको, मान लो कोई फैन बैटरी से चला रहा है, बैटरी से उसको 1000 जूल दे रहा है, और वो चाह रहा है कि 1000 जूल का हमको मैकेनिकल जो वर्क है वो हो जाए, यानी वो 1000 जूल का हवा पहले दे ले, उसके बाद बंद हो। लेकिन पंखा 1000 जूल दे ही नहीं रहा, पंखा आपको 600 जूल ही दे रहा है हवा। क्यों? इतने ही को का वो मैकेनिकल वर्क कर दिया, बाकी 400 वो चुरा लिया। क्यों चुरा लिया? क्योंकि बिना घूमे पंखा थोड़ी हवा देगा तुमको, वो घूमेगा तो वहां फ्रिक्शन फोर्स है, फिर कब अगर फैन बहुत पुराना है तो थोड़ा आवाज भी होगा, खटर 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 खटर, साउंड एनर्जी भी बर्बाद हो रहा है, उसका सरफेस गर्म हो जाएगा, हीट एनर्जी, थोड़ा सा हीट के फॉर्म में भी एनर्जी बर्बाद हो रहा है। आपके लिए फायदे का चीज क्या था? आपके लिए यूजफुल क्या था? सिर्फ ये जो हवा मिला, सिर्फ ये जो तुम्हारी मेड काम कर रही है, वो नहीं कि तुम्हारी मेड का ब्यूटी बढ़ रहा है, या तुम्हारी मेड का हेल्थ बड़ा अच्छा हो रहा है तुम्हारे घर में रहने से, या फिर उसका सारा सिस्टम इंटरनल बड़ा अच्छा काम कर रहा है। ये यूजफुल नहीं है। यूजफुल वर्क तो ये है। तो ठीक वैसे ही कोई भी सिस्टम, यहाँ मेड सर्वेंट या फैन का एग्जाम्पल लिया, तुम किसी भी सिस्टम को ले सकते हो, कोई भी सिस्टम मैक्सिमम जितना यूजफुल वर्क करता है ना, उसे यूजफुल वर्क करने के एबिलिटी का नाम ही होता है फ्री एनर्जी, क्योंकि सिर्फ उतना ही एनर्जी फ्री हो पाया उस सिस्टम से। अब इस एग्जाम्पल में ऐसे समझो कि ये आपका फ्री एनर्जी है, यानी एबिलिटी टू डू वर्क। सुबह आप खाना अच्छे से खिला दिए अपनी मेड को, आपकी मेड 600 जूल का टोटल मैक्सिमम वो एबिलिटी रखती है वर्क करने का। यानी अभी आप जानते हैं कि अभी उसका एबिलिटी कितने का है? 600 जूल का। हालांकि वो अभी कोई काम की नहीं है, वर्क डन बाय हर इज 0। जैसे जैसे वो वर्क करेगी उसका एबिलिटी कम होता जाएगा, है ना। मान लो मैं क्लास में जाती हूँ क्लास लेने, तो जब मैं फर्स्ट पीरियड में गई हूँ, क्योंकि नाश्ता करके गई हूँ, तो मेरे पास बड़ा एबिलिटी है, और लास्ट पीरियड होते होते, 8th पीरियड होते होते धीरे धीरे मेरी एबिलिटी कम होती जाएगी, और 8th पीरियड आते आते हम लोग थक जाते एकदम कि बस अब और नहीं। क्यों? शुरू में आपकी एबिलिटी बहुत है, जब आप वर्क बिल्कुल भी नहीं किए हैं। ये वर्क की एबिलिटी को ही तो मेजर करता है। अभी एबिलिटी 600 है, अभी हम कुछ किए नहीं है, सारा एबिलिटी, सारा क्षमता अभी मेरे में है। फिर थोड़ी देर के बाद मान लो ये 200 जूल का वर्क करती है, 200 जूल ये वर्क कर चुकी। अब बताओ एबिलिटी कितना बचेगा? मान लो इसको W डैश से लिख रहे, WI लिख रहे। पहले 600 का एबिलिटी था, कोई वर्क नहीं। अब 200 जब वो कर चुकी है तो अभी भी क्या 600 एबिलिटी बचा ही रह जाएगा? नहीं। अब ये मान लो G डैश लिख रहे, नाउ दिस बिकम्स व्हाट? 400 जूल। अब उसका एबिलिटी, और वो केवल 400 कर सकती है, टोटल तो 600 कर सक रही थी, 200 जूल वर्क कर चुकी, अब और वो केवल 400 कर पाएगी। मान लो एंड ऑफ द डे आप टोटल वर्क उससे करवा चुके 600 जूल, एबिलिटी अब उसका 0,
शाम तक अब वो धाराशायी हो जाएगी, अब बोलेगी अब कुछ काम नहीं हो सकता, उस हो गया जितना होना था। अब फिर खाएंगे तब कुछ होगा, फिर कुछ इनपुट मिलेगा, उसके बाद ही कुछ काम हो पाएगा। इस एग्जाम्पल से आप ये समझ रहे हैं कि अगर टोटल वर्क डन, यूजफुल वर्क अगर आपका सिस्टम 600 जूल का किया, वर्क डन बाय द सिस्टम 600 जूल जो आपको मिला, ठीक है, वर्क अवेलेबल फ्रॉम अ सिस्टम इज 600 जूल। तो फ्री एनर्जी जब तुम चेंज निकालते हो फाइनल माइनस इनिशियल, तो देखो फाइनल इज 0। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि जब फाइनल कम हो जाए तो आप समझ जाइए घट रहा है, निगेटिव साइन है ना, यानी डेल्टा जी निगेटिव आना चाहिए अभी। तो देखो 0 माइनस इनिशियल एबिलिटी कितना था 600 का, तुमको यहाँ से क्या समझ में आता है, ये 600 माइनस 600। इसलिए हम लोग फ्री एनर्जी को ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि फ्री एनर्जी इज डिफाइंड एज, देखो यहाँ पर डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू मैक्स, यानी कोई सिस्टम जितना मैक्सिमम वर्क किया फ्री एनर्जी चेंज उतना ही हुआ। तो अगर कभी तुमसे क्वेश्चन ऐसा हो कि व्हाट इज द वर्क ऑब्टेन फ्रॉम अ सिस्टम, व्हाट इज द वर्क डन बाय अ सिस्टम, तो इस बात को ध्यान रखना कि जब भी हम कहेंगे सिस्टम से कितना वर्क मिलेगा, कोई सिस्टम कितना काम करेगा, तो मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन फ्रॉम अ सिस्टम इज मेजर ऑफ फ्री एनर्जी चेंज। अब सवाल है कि डेल्टा जी से हम लोग ये कैसे पता करेंगे कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं, क्योंकि हम लोग तो ये अब समझे हैं सेकेंड लॉ से कि फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स इज पॉजिटिव। यही पता है ना हम लोगों को कि डेल्टा एस टोटल इज पॉजिटिव फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो यहाँ डेल्टा जी कैसे हम लोग ला पाएंगे, या डेल्टा जी क्या होना चाहिए अगर हम लोग किसी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए बात करें तो देखो यहाँ समझो चीजों को कि अगर हम लोग कहते हैं टोटल इंट्रोपी चेंज पॉजिटिव, मतलब क्या, इंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ये पॉजिटिव। प्रॉब्लम कहाँ आ रहा था, सिस्टम का इंट्रोपी चेंज तो हम लोग देख ही पा रहे थे कि सिस्टम रैंडम हो रहा है या ऑर्डर में आ रहा है। प्रॉब्लम था सराउंडिंग के इंट्रोपी चेंज को हम लोग मेजर नहीं कर पाते, क्योंकि सराउंडिंग कोई छोटा सा चीज तो है नहीं। तो इसलिए सिस्टम के टर्म को ऐसे ही रहने दो, सराउंडिंग को चेंज कर दो। अब कैसे चेंज करेंगे, तो याद करो हम लोग क्या लिखते थे, हम लोग लिखते थे डेल्टा एस इक्वल्स टू क्यू रिवर्सिबल बाई टी, रिमेंबर। और क्योंकि अगर हम लोग बात करें कांस्टेंट प्रेशर पर, यानी अगर ओपन सिस्टम है, तो अगर क्यू रिवर्सिबल, अगर ओपन सिस्टम के लिए बात करें तो याद करो हीट इज इक्वल्स टू इंथैल्पी, क्यूपी इक्वल्स टू डेल्टा एच, याद करिए। यानी अगर हम यहाँ पर डेल्टा एस सराउंडिंग को इंथैल्पी के फॉर्म में चेंज कर दे, देन देयर विल बी नो इशू। कहोगे क्यों इशू नहीं होगा, हम कहेंगे इसलिए क्योंकि इंट्रोपी इंक्रीज करता है यूनिवर्स का स्पॉन्टेनियस प्रोसेस पे, यानी इंक्रीज करता है मतलब क्या, सिस्टम और सराउंडिंग का कोई डायरेक्ट रिलेशन हम लोग नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन फर्स्ट लॉ से क्या कहते हो, टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कंजर्व्ड, यानी डेल्टा एच सिस्टम प्लस डेल्टा एच सराउंडिंग इज 0, यानी सिस्टम इक्वल्स टू व्हाट, माइनस डेल्टा एच सराउंडिंग। क्योंकि हीट के लिए तो हम लोग ऐसा नहीं कह रहे ना कि हीट, या एनर्जी के लिए तो ऐसा नहीं कह रहे ना, और ये तो एनर्जी है ना सिस्टम का। क्या कहा था कि कांस्टेंट प्रेशर पर आप जो टोटल एनर्जी देते हैं वही तो आपका इंथैल्पी है। तो इंथैल्पी तो सिस्टम का जितना गेन सराउंडिंग का उतना लॉस, सराउंडिंग का जितना गेन सिस्टम का उतना लॉस, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है। अगर सिस्टम से 10 जूल एनर्जी गायब हुआ तो सराउंडिंग को उतना ही 10 जूल मिला। तो अगर हम सराउंडिंग का इंथैल्पी जानना चाहते तो कुछ नहीं करना, सिस्टम के इंथैल्पी का साइन क्या कर देना है, चेंज कर देना है। इस वजह से इसको जो है वो सराउंडिंग के फॉर्म में ला रहे, डिवाइडेड बाई टी इक्वल्स टू व्हाट, पॉजिटिव। ठीक है, अब
क्या कर रहे हैं, इसको वही जो अभी कहा कि चलो सराउंडिंग के इंथैल्पी के फॉर्म में इसको नहीं छोड़ करके इसके जगह पर हम सिस्टम का इंथैल्पी लिख दे रहे हैं, यानी सिस्टम के एनर्जी को लिख दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा एच सिस्टम, ठीक है, डिवाइडेड बाई टी, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, पॉजिटिव। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को टी से मल्टीप्लाई करो। कहोगे ये सब क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि हम गिब्स एनर्जी के फॉर्म में इसको ला सकें। और गिब्स एनर्जी क्या होता था, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो इसीलिए यहाँ से ये टी हटा करके यहाँ लाना चाह रहे। तो ये क्या हो गया, टी डेल्टा एस, टी से मल्टीप्लाई कर दिया पूरा यहाँ से यहाँ, माइनस डेल्टा एच सिस्टम, क्योंकि यहाँ से तो टी जो है वो कैंसिल हो गया। और यहाँ जो भी चीज पॉजिटिव है टेम्परेचर से जब उसको मल्टीप्लाई करोगे तो भी वो पॉजिटिव ही रहेगा। ये तो साइन के लिए बात कर रहे हैं। अब इस पूरे इक्वेशन के साइन को रिवर्स करो। कहोगे रिवर्स क्यों करेंगे, तो हम कहेंगे देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था, या वो क्या था, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यही था ना गिब्स एनर्जी इक्वेशन। इसी फॉर्म में इसको लाना चाह रहे हैं ताकि हम लोग ये पता कर पाए कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो देखो अगर साइन को रिवर्स कर देंगे, यहाँ पर टी डेल्टा एस के आगे नेगेटिव है, डेल्टा एच के आगे जो है वो पॉजिटिव है ना, तो इसी वजह से साइन को रिवर्स कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एच सिस्टम, ये भी साइन रिवर्स हो जाएगा नेगेटिव। और ये भी तो सारा कुछ सिस्टम के लिए ही लिख रहे थे ना, बताया है ना अभी कि सिस्टम के लिए ये सब है, यहाँ सराउंडिंग नहीं है और इसलिए यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है। अब देखो इसको करो इक्वेशन नंबर 1, अगर ये था तो इसको करो इक्वेशन नंबर 2। इसको यहाँ से क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम इक्वल्स टू नेगेटिव। अब बहुत अच्छे से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को निहारो, तब तक निहारो जब तक ये ना पता चल जाए कि एक साइड जो है वो दोनों का क्या है, इक्वल है। मतलब ये एक्चुअली डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इसके जगह पर आप यहां से इक्वेशन 1 से क्या लिख सकते हैं, डेल्टा जी सिस्टम, यानी आप कह रहे हैं डेल्टा जी इक्वल्स टू व्हाट, नेगेटिव। किस चीज के लिए नेगेटिव भाई, आई विल से ऊपर देखो सब समझ में आ जाएगा किस चीज के लिए, ये किसके लिए लिखा है, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मतलब क्या, किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी का साइन क्या होना चाहिए, नेगेटिव, क्योंकि हम, यानी आप इस बात को याद रखेंगे कि फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी विल बी व्हाट, नेगेटिव। अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो क्या कहा था पहले, याद करो, डेल्टा एस टोटल अगर हम लोग बात करते थे तो दैट वाज पॉजिटिव, लेकिन डेल्टा जी सिस्टम ही हम लोग कह रहे हैं, दैट शुड बी व्हाट, नेगेटिव। और इसको हमेशा याद रखना है। अगर आज के बाद कभी भी तुमसे रिएक्शन दे करके भी अगर पूछे कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्राइटेरिया इज डेल्टा जी। अगर क्योंकि जब आपको रिएक्शन दे रहा है ना, आपको कुछ नहीं कह रहा सराउंडिंग के बारे में, आपको सिर्फ सिस्टम कह रहा है, तो ये याद रखेंगे कि डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। अगर हम कहते हैं कि कोई प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है तो एट इक्विलिब्रियम क्या बताया, प्रोसेस एट इक्विलिब्रियम, यहीं से देखो अगर हम इक्विलिब्रियम के लिए बात करते तो हम यहाँ पर पॉजिटिव के जगह डालते 0, है ना, फिर यहाँ पूरा सॉल्व होकर के ये जो साइन चेंज हो रहा है, 0 का साइन चेंज होकर के भी वो 0 ही होता, कुछ चेंज तो होता नहीं। तो कह सकते हैं कि फॉर प्रोसेस एट इक्विलिब्रियम डेल्टा एस टोटल भी 0, राइट, और डेल्टा जी भी क्या, 0, इसको ध्यान रखना है। और एक तीसरा केस बचा कि अगर कोई प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है, यानी कोई प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस कब होता है, कोई प्रोसेस कब नहीं हो पाता है। सो फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा एस टोटल इज नेगेटिव, जबकि डेल्टा जी आप कहेंगे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी डेल्टा जी अगर पॉजिटिव दिखे तो समझ जाइए कि प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस।
अगर किसी प्रोसेस के लिए आपसे डेल्टा जी पॉजिटिव कह रहा है तो आप समझ जाएंगे कि प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। आई विल से कि टेक 2-3 मिनट्स और 2-3 चीज पर बड़े अच्छे से फोकस करो। ये जो सम अप किया है इस पर, और दूसरा जो गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन जो लिखा है या गिब्स हेमोल्स इक्वेशन जो लिखा है, इसको बहुत अच्छे से याद करो, क्योंकि तुमसे जब भी क्वेश्चन अब होगा कि प्रिडिक्ट वेदर द रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट, वेदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट, तो वहां आपको डेल्टा एच दिया होगा, डेल्टा एस दिया होगा। आपका काम है कि आप डेल्टा जी फाइंड करेंगे, और अगर साइन पॉजिटिव आया तो आप कहेंगे प्रोसेस इज नॉट फिजिबल, नॉन स्पॉन्टेनियस, और अगर निगेटिव आया तो आप कहेंगे प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। एक और चीज को जरा सा यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूंगी मैं। कभी कभी ऐसा होगा जब तुमसे कहेगा स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी निकालो, तो पिछले लेक्चर में मैंने कहा है कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी या स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी या स्टैंडर्ड इंट्रोपी, इंट्रोपी और फ्री एनर्जी में स्टैंडर्ड वर्ड अभी यूज नहीं किया, लेकिन इंथैल्पी के समय ये चीज एक्सप्लेन किया था कि देखो जब कभी भी स्टैंडर्ड टर्म है तो आपको समझना चाहिए स्टैंडर्ड मतलब आपका जो रिएक्शन हो रहा है वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे हो रहा है, यानी टेम्परेचर कितना आप रखेंगे 298 केल्विन। हो सकता है जब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में, जैसे अगर इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी स्टैंडर्ड कंडीशन में, डेल्टा जी स्टैंडर्ड के लिए क्या लगाते थे, नॉट, डेल्टा एच नॉट। अगर स्टैंडर्ड डाटा दिया हुआ है, स्टैंडर्ड कंडीशन में डाटा दिया हुआ है, तो हमको भी फ्री एनर्जी स्टैंडर्ड पूछ रहा है, माइनस टी डेल्टा एस नॉट। तो अगर तुमसे कभी पूछेगा, अगर हम कह रहे हैं यहां से ध्यान दोगे डेल्टा जी नॉट अगर लिखा हुआ है, सो दिस इज व्हाट स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी। तो अगर क्वेश्चन में कभी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी यानी डेल्टा जी नॉट पूछ रहा है तो ये चांसेस है कि तुमको टेम्परेचर ना दे। तो तुमको ये चीज पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या लेते हैं हम लोग, 298 केल्विन, यानी स्टैंडर्ड कंडीशन पर हम लोग ये स्टैंडर्ड वाला नोटेशन डालते हैं। अगर कोई गैसियस सब्सटेंस है तो प्रेशर 1 बार, अगर एक्वस सॉल्यूशन में प्रोसेस हो रहा है तो कंसंट्रेशन 1 मोलर। तो इस चीज को केवल ध्यान रखना कि अगर डाटा हमको स्टैंडर्ड में दिया है तो हम भी सारे जगह पर नॉट लगा करके अपने इक्वेशन को जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे, और अगर वो नॉन स्टैंडर्ड किसी और टेम्परेचर के लिए बात कर रहा है तो आप इसी फॉर्म में इक्वेशन को लिखेंगे। डेल्टा जी के यूनिट के लिए जहां तक सवाल है, तो क्योंकि देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से तुम क्या कहते हो, ओनली सिमिलर क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो ये आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इक्वेट कर रहे हैं, तो इसका वही यूनिट आना चाहिए जो डेल्टा एच का यूनिट है। और वैसे भी फिजिक्स में ये बार बार पढ़े हो कि वेलोसिटी, हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बात करें या एस्केप वेलोसिटी, जब तक वो वेलोसिटी है उसका यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होगा। ठीक वैसे ही एनर्जी, हम कोई भी एनर्जी बात करें, गिब्स फ्री एनर्जी बात करें, काइनेटिक एनर्जी बात करें, पोटेंशियल एनर्जी बात करें, यूनिट उसका जूल ही होगा। और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में आप बात कर रहे हैं यानी पर एक मोल के लिए डिफाइन कर रहे हैं, तो आप कहेंगे तब यूनिट हम लोग डेल्टा जी का क्या लिख रहे हैं, जूल पर मोल, है ना। इस चीज को ध्यान रखोगे कि दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ डेल्टा जी, जूल पर मोल। अब क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फॉर द रिएक्शन, ये एक रिएक्शन है, तुम देख करके समझ पा रहे होगे कि इस रिएक्शन में 2 क्लोरीन है, बाद में वो क्या बना ले रहा है, वो Cl2 बना ले रहा है, यानी गैसियस ही क्लोरीन एटम था वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में आ गया। तुमसे पूछ रहा है कि डेल्टा एच और डेल्टा एस का साइन बताओ। तो डेल्टा एस तो आप पहले ही समझ जा रहे हैं, डेल्टा एस के लिए क्या कहा था, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस अगर जा रहे हैं तो डेल्टा एस पॉजिटिव, टेम्परेचर बढ़े तो पॉजिटिव, अगर गैसियस सब्सटेंस है और मोल्स बढ़े तो भी पॉजिटिव। लेकिन यहाँ देखो मोल्स डिक्रीज हो रहा है, ये 2 मोल था और ये 1 मोल हो रहा है, मोल डिक्रीज मतलब डेल्टा एस डिक्रीज, और डिक्रीज का मतलब घटना, घटना, और घटाव का साइन क्या होता है, नेगेटिव। फाइन, ये समझ गए। अब यानी डेल्टा एस मेरा नेगेटिव होगा। अब डेल्टा एच के लिए आओ कि डेल्टा एच का क्या, तो क्या कहा था कि ये इंथैल्पी चेंज है, यानी ये एनर्जी चेंज है, फाइनल माइनस इनिशियल। और तुम याद करो हम लोग क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी अगर बढ़ जाए तो एनर्जी जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। यहाँ स्टेबिलिटी बढ़ी तो रहा है ना, ऑक्टेट पूरा हो गया होगा Cl का, क्योंकि ये बॉन्ड बना लिया, यहाँ ये एटॉमिक फॉर्म में था, अनस्टेबल होगा। तो ये अनस्टेबल है और ये स्टेबल है,
जो स्टेबल ज्यादा उसका एनर्जी कम, यानी इसका एनर्जी कम है ना, यानी इंथैल्पी इसका ज्यादा होगा और इसका इंथैल्पी कम। कम मतलब फिर नीचे आना, घटना, घटना मतलब नेगेटिव। सो डेल्टा एच का साइन भी आपका क्या हो गया, नेगेटिव। सो द करेक्ट ऑप्शन इज, जहां पर दोनों नेगेटिव है, यानी ऑप्शन सी। देखो कि इतना अच्छे से समझ गए हो। अब आ जाओ सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन स्टैंडर्ड इंट्रोपी, स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड देखकर घबराना नहीं है, मैंने पहले ही कहा कि स्टैंडर्ड मतलब आप रिएक्शन स्टैंडर्ड कंडीशन पर करवा रहे होंगे, 298 केल्विन पर करवा रहे होंगे। सो स्टैंडर्ड इंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव। आपसे पूछ रहा है कि इस चारों में किसका इंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा, बट आई विल सजेस्ट कि तुम जो सही ऑप्शन है उसको तो चूज करो, लेकिन अपने प्रैक्टिस के लिए सारे जगह पर देखो कि इंट्रोपी चेंज पॉजिटिव की नेगेटिव। जैसे यहां से मैं शुरू कर रही हूँ, देखो ये कार्बन जो है वो आपका सॉलिड था, ये गैस है और ये भी गैस है, देख रहे हो, और दोनों का जरा ध्यान से देखो मोल जो है वो सेम ही है। इसका मतलब क्या है, यहाँ इंट्रोपी कुछ इंक्रीज डिक्रीज होने वाला नहीं है। यहाँ अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पे ध्यान दो, ये CO 1 मोल और ये O2 सब गैस है, इसलिए अब हम मोल पर आ गए। पहले आप जाते हैं स्टेट में, स्टेट सेम हो गया, फिर आप आते हैं मोल पर, मोल टेम्परेचर पर, ये सारे फैक्टर को देखते हैं। तो यहाँ देखो इसका ये 1 मोल था, ये हाफ मोल, यानी इस तरफ आपके पास 1.5 मोल है और इस तरफ कितना मोल है, आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, यानी 1 मोल। क्योंकि मोल डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है रैंडमनेस भी डिक्रीज हो रहा है। यानी अगर इसके लिए हमको इंट्रोपी चेंज पूछा जाता तो डिक्रीज, घटना, घटना मतलब साइन क्या, नेगेटिव। तुमसे लेकिन पॉजिटिव पूछा है जी। इधर आइए, ये सॉलिड था लेकिन ये तो गैस था, यहाँ देखो ये सॉलिड है। तो गैस से सॉलिड, सॉलिड तो सबसे डिसिप्लिन है जी, मैटर का सबसे डिसिप्लिन स्टूडेंट जो है वो सॉलिड ही स्टेट है, गैस सबसे इनडिसिप्लिन है। तो इसका मतलब क्या, आप इनडिसिप्लिन से डिसिप्लिन में जा रहे हो, रैंडमनेस डिसऑर्डर डिक्रीज, अगेन इंट्रोपी नेगेटिव। अब तो एक ही ऑप्शन बचा, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। देखो ये सॉलिड है लेकिन ये तो गैस है, कितना मोल, हाफ मोल, ये गैस है 1 मोल, तो इस तरफ हाफ है, इस तरफ 1 है, यानी मोल इंक्रीज, मोल इंक्रीज तो रैंडमनेस इंक्रीज, रैंडमनेस इंक्रीज तो इंट्रोपी का साइन इंक्रीज, बढ़ना, ऐड होना, ऐड का साइन क्या है, पॉजिटिव। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। देखो कि अच्छे से समझे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन सेज फर्दर रिएक्शन, ये कोई रिएक्शन है, H2O4 लिक्विड 2 मोल्स ऑफ XO2 गैस में चेंज हो रहा है और तुमको दिया हुआ इंटरनल एनर्जी चेंज किलो कैलोरी के फॉर्म में। यूनिट को हमेशा ध्यान रखना, और डेल्टा एस जो है वो दिया हुआ है कैलोरी के फॉर्म में। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखो, क्योंकि ठीक है अभी नहीं पता हमको कि इसको किस फॉर्म में हमको यूज करना है, लेकिन फिर भी हम इसको चेंज कर लेंगे, क्योंकि एक चीज कैलोरी है और दूसरा किलो कैलोरी है। तो हम इसको तो सबसे पहले यूज करें, आगे क्वेश्चन पढ़े उसके पहले, जैसे यूनिट हमको 2-4 फॉर्म दिख रहा है हम उसको सिमिलर फॉर्म में ले आएंगे। 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके इसको भी चेंज कर दिया, किस फॉर्म में, कैलोरी के फॉर्म में। टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन, ये आपको टेम्परेचर है, आपको एब्सोल्यूट टेम्परेचर ही यूज होता है हर जगह पर, और यहाँ केल्विन में ही टेम्परेचर दिया हुआ है। सो टी को आपको कुछ नहीं करना। अब आपसे पूछा जा रहा है डेल्टा जी क्या होगा, डेल्टा जी बताओ। देखो यहाँ पर G0 नहीं लिखा, क्यों, कोई बता पाएगा? क्योंकि टेम्परेचर देखो यहाँ 298 नहीं है, किसी और टेम्परेचर पे आप बात करेंगे तो वो सिर्फ फ्री एनर्जी, वो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी नहीं है। आपको डेल्टा जी फाइंड करना है, तो जो फाइंड करना होता है, एक अच्छा न्यूमेरिकल बनाने वाले का यही पहचान है कि वो हमेशा पहले जो फाइंड करना है उसका फॉर्मूला लिखेगा, फिर देखेगा कि उसमें क्या अननोन है, उसको फाइंड करेगा। सो डेल्टा जी के लिए क्या था जी फॉर्मूला, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, अभी लिखा है गिब्स एनर्जी इक्वेशन, ठीक है। इसको करो इक्वेशन 1, क्योंकि अभी कुछ चीज आपको पता नहीं है। क्या नहीं पता है, डेल्टा एस तो हमको पता है, देखो यहाँ टी भी हमको पता है, देखो यहाँ प्रॉब्लम किसका है, डेल्टा एच इज अननोन, ये नहीं पता है। तो ये कैसे पता चलेगा, अभी तो पिछले लेक्चर में ही ये किया है, डेल्टा एच और डेल्टा यू, जाकर के उसको एक बार देखो।
कैसे रिलेटेड था? डेल्टा एच इक्वल्स टू क्या लिखते थे हम लोग? डेल्टा यू, क्योंकि ये दिया हुआ है। डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। रिमेंबर, याद आ रहा है कुछ? उसके बाद डेल्टा एच जब आप फाइंड कर रहे हैं तो डेल्टा यू हमको गिवन है, देखो कितना 2.1, तो इसको लिख रहे 2100, ठीक है। मगर ध्यान रखना ये कैलोरी है। प्लस डेल्टा एन जी कैसे निकालते थे? चेंज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट का मोल देखो यहाँ पर 2 है ना, और रिएक्टेंट 0। कहोगे क्यों 0 भाई? अरे ये लिक्विड है, यहाँ पर ध्यान दो। डेल्टा एन जी फॉर्मूला क्या था? जी लिखा ही इसलिए गैस के लिए, आपको प्रोडक्ट के मोल में से रिएक्टेंट के मोल्स को लेना होता था समेसन, लेकिन सिर्फ गैसियस। प्रोडक्ट इज गैसियस इसीलिए 2 लोगे, रिएक्टेंट तो लिक्विड है तो 0 लोगे, तो ये कितना हो गया 2, तो यहाँ डाल दिया 2। आर कहोगे टीचर 8.314, हम कहेंगे नहीं, क्योंकि आर आपको अब कैलोरी फॉर्म में लेना होगा। 8.314 जो है वो जूल यूनिट में होता था, आपको कैलोरी वैल्यू लेना है, और आर का कैलोरी वैल्यू जो है वो 2 होता है, ठीक है, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, तो इसीलिए 2 ले लिया। अब टेम्परेचर जो है वो आपको कितना दिया हुआ है? 300। बस सॉल्व कर लो एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच। ये हो गया 4 3 जा 1200, और ये हो गया 2100। बड़ा आसान सा नंबर दिया है जी, बड़ी इजीली हो जाएगा। ये कितना हो गया देखो 3, ये भी 300। यूनिट आप क्या लिखेंगे? ध्यान रखिए कैलोरी लिखेंगे आप, बिल्कुल भी यूनिट जूल अभी नहीं लिखेंगे। अब आ जाओ, जब यहाँ पर जान गए हो तो वैल्यू डालो। दिस इज 3300 माइनस 300, डेल्टा एस का वैल्यू 20 डालो 20, दिस कम्स 3300 माइनस 3 2 जा 6, और ये 000 6000, यानी 6000 नेगेटिव है एंड 3300 जो है वो क्या है आपका? पॉजिटिव है। सो फाइनली आप इसको क्या करेंगे? आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। कितना आ रहा देखो तो, ये हो जाएगा 2700, है ना, 2700 कैलोरी। मगर देखो यूनिट कहीं पर भी कैलोरी तो दिख नहीं रहा जी, किलो कैलोरी दिख रहा है। यानी किलो कैलोरी करने के लिए क्या करेंगे? आप 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल, डेसिमल एक इधर गया। नाउ दिस इज 2.7, लेकिन साइन नेगेटिव नेगेटिव, ये देखो ये बड़ा था, है ना, तो माइनस 2.7 किलो कैलोरी। ढूंढो ऑप्शन। ये 2.7 किलो कैलोरी है, लेकिन देखो सिर्फ यहाँ जो अभी मुझसे भी हो रहा था, है ना, माइनस साइन छूट रहा था। साइन पर बहुत ध्यान देना है, ये साइन अगर छूट जाएगा तो फिर वो ऑप्शन ही आपको सबसे पहले दिया हुआ, ताकि आप गलती से उसी को पहले सेलेक्ट कर लीजिए। और फिर अभी तो 12th बोर्ड में हो सकता है कुछ लास्ट लाइन के लिए केवल कटे, और एंट्रेंस में तो उसके जगह पर नेगेटिव मार्किंग भी लीजिए, 0 तो नहीं, उसके बदले और नेगेटिव भी ले लीजिए। होप्स हो कि तुम अच्छे से समझ पाए होगे कि फ्री एनर्जी क्या है। एक दो पॉइंट्स को और थोड़ा नोट करो। पॉइंट नंबर 1 देखो, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन सारे लोग जानते हो, है ना। क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसके लिए डेल्टा एच का साइन क्या होता है? नेगेटिव, राइट, ये मालूम है आपको। मैं कहूंगी एक और टर्म जानो, एक्सो अर्गोनिक प्रोसेस और एक्सो अर्गोनिक रिएक्शन, वो रिएक्शन जिसके लिए डेल्टा एच के जगह पर अभी आपको क्या ध्यान रखना है? एक्सोथर्मिक में वहां पर एच लिखते थे, यहाँ अभी आप क्या लिखेंगे? डेल्टा जी नेगेटिव। और क्या कहते हैं हम लोग जिसके लिए डेल्टा जी नेगेटिव? वो प्रोसेस कैसा प्रोसेस? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो तुम ये भी समझ सकते हो कि एक्सो ऑर्गेनिक प्रोसेसेस आर एक्चुअली स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। अब उल्टा, जैसे वहां कहते थे एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता था? याद करो, एंडोथर्मिक हम लोग वैसे प्रोसेस को कहते थे जिसके लिए डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव होता था, यानी सिस्टम में हीट जाता था, सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता था।
ठीक वैसे ही अगर कोई तुमसे कहे एंडो ऑर्गेनिक, कभी नाम सुने हो? आपको कहना चाहिए बिल्कुल सुने। एंडो ऑर्गेनिक प्रोसेसेस आर दोज प्रोसेसेस और दोज रिएक्शंस फॉर विच डेल्टा जी इज पॉजिटिव। फॉर पॉजिटिव मतलब कैसा प्रोसेस होगा? दीज आर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। एक और इंपॉर्टेंट टर्म जो मैं चाह रही हूं कि तुमको जानना चाहिए, दैट इज कपलिंग रिएक्शन, और उसको कभी कभी कहते हैं कपल्ड रिएक्शन। ठीक है, सो कपल्ड रिएक्शन और कपलिंग रिएक्शन का क्या मतलब हुआ? देखो कभी कभी ऐसा होगा, जैसे मान लो एक रिएक्शन है ए गिव्स बी, इसके लिए डेल्टा जी का साइन, सिर्फ मैं ऐसे ही मैग्नीट्यूड लिख रही हूं, उसके तुम नंबर पे नहीं जाना, जो कंटेंट है उस बात को समझो। ये कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन है। सपोज करो डेल्टा जी का वैल्यू 500 जूल है। ठीक है, इतना जूल पर मोल आपको दिया हुआ है, तो आप क्या समझेंगे? क्योंकि डेल्टा जी का साइन पॉजिटिव है तो आप समझ रहे हैं कि ये रिएक्शन तो होना ही नहीं है। ये प्रोसेस कैसा हो गया? नॉन स्पॉन्टेनियस। एक दूसरा रिएक्शन है, मान लो सी गिव्स डी, जिसके लिए डेल्टा जी का साइन निगेटिव तो है ही, हाईली निगेटिव है, मान लो -1500 जूल पर मोल। मतलब ये प्रोसेस क्योंकि निगेटिव साइन है, निगेटिव डेल्टा जी मतलब कौन सा प्रोसेस जी? एक्सोऑर्गेनिक। एक्सोऑर्गेनिक मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आप कह रहे हैं इसको, तो ये आपका स्पॉन्टेनियस है। अब ये प्रोसेस तो हो नहीं पा रहा, लेकिन ये बड़ा जल्दी हो पाता है, तो करते ये हैं, लेकिन मान लो हमको ए से बी चाहिए, हम चाह रहे कि बी बने, यही है मेरे पास उसके लिए सोर्स, और कहीं से बी बन नहीं पाता, और हम चाह रहे कि हमको ए बी बनाकर दे ही दे। तो वैसे केस में क्या करते हैं, इस रिएक्शन को किसी ऐसे रिएक्शन के साथ कपल कर देते हैं। कपलिंग का मतलब आप समझते हैं, उसका एक पेयर बना देते हैं, उसके साथ उसको करवा देते हैं, उसके साथ उसको जोड़ देते हैं, जिसके लिए डेल्टा जी हाईली निगेटिव हो। तो अगर इसको इसके साथ जोड़ दोगे, देखो तो क्या हो जाएगा, ए ऐसे तो बी नहीं दे पा रहा था, लेकिन अब हम क्या किए, ए के साथ हम सी भी डाल दिए। सी क्या कर रहा है? डी बना रहा है, डेल्टा जी इज हाईली निगेटिव। अब वो जो है कंपनसेट कर दे रहा है, और उसके वजह से बी भी बन जा रहा है। अब अगर इस दोनों को एक साथ करवाओगे, यानी ये दोनों प्रोसेस को अगर ऐड कर दोगे, मान लो ये डेल्टा G1 था, ये डेल्टा G2 था, अभी अगर हम डेल्टा जी नेट फाइंड करेंगे, पढ़े हो शुरू में ही थर्मोकेमिकल इक्वेशन को आप मैथमेटिकल इक्वेशन के जैसा ट्रीट करते हैं। इस दोनों को सम किया तो इसको भी सम करेंगे, एंड यू विल गेट -1000 जूल पर मोल दिस टाइम। 1000 जूल पर मोल कहने का मतलब क्या जी? निगेटिव साइन, इसका मतलब क्या? ये प्रोसेस अब हो जाएगा स्पॉन्टेनियस, है ना? जो कि ए पहले बी नहीं दे पा रहा था, वो दे पा रहा है, क्योंकि आप उसके साथ सी डी रिएक्शन को क्या कर दिए हैं? कपल कर दिए। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कपल रिएक्शन। जब आयरन का एक्सट्रैक्शन करते हैं ना ब्लास्ट फर्नेस में, तो वहां पर कपलिंग करते हैं। तो इसलिए ये चीज तुमको यहाँ पर जानना चाहिए, ताकि जब 12th में तुम जाओगे और पढ़ोगे कि भाई कपलिंग कैसे हो रहा है, तो उस समय तुमको ये नया नहीं लगना चाहिए। और इस पर क्वेश्चन भी होता है, जैसे मैंने हाइपोथेटिकल ए बी करके कहा, क्वेश्चन होगा कि तुमको कोई एक रिएक्शन दिया रहेगा जिसके लिए डेल्टा जी का वैल्यू ये है, किसी दूसरे रिएक्शन में कहेगा डेल्टा जी का वैल्यू ये है, और फिर एक ओवरऑल रिएक्शन देगा। जरूरी नहीं है कि रिएक्शन ए प्लस सी दिया होता है, ऐसा भी हो सकता था कि डी प्लस बी गिव्स A plus C, whether this reaction is feasible or not। तो आप जो दो मैथमेटिकल इक्वेशन है उसको सॉल्व करेंगे। थर्मोकेमिकल इक्वेशन इज सॉल्व लाइक मैथमेटिकल इक्वेशन, तो उसको आप सॉल्व करके अपना जो आपको डिजायर्ड इक्वेशन है वो लाएंगे, और फिर चेक करेंगे कि उसके लिए डेल्टा जी का साइन अगर नेगेटिव तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव तो प्रोसेस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। होप सो कि तुम अच्छे से समझ पाए होगे सारे चीज को।